नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के बाद से बीजेपी इतनी बुरी तरह फंस गई है कि अब उसको कुछ नहीं सूझ रहा कि वो किस तरह से अपना बचाव करे। और इस बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे देश में गरमा दिया है और कांग्रेस ने 2-3 दिनों में जो माहौल बनाया उसमें बीजेपी पूरी तरह से खुद को घिरा हुआ और एक तरह से लाचार महसूस कर रही है, क्योंकि उसका कोई भी तर्क काम नहीं आ रहा। कांग्रेस अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो चुकी है कि अंबेडकर जी का अपमान अमित शाह ने किया और उस अपमान के बाद वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं और बल्कि कांग्रेस तो उनसे इस्तीफे की मांग भी कर रही है। और कांग्रेस ने अपनी इस मांग को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और धरना प्रदर्शन किए, और बीजेपी की सरकारों की जो पुलिस है उसने जिस तरह से इन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की, उसका मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर यानी साफ था कि बीजेपी किसी भी मुद्दे पर दमन करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। और कांग्रेस जिस तरह से अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है वो बीजेपी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। ये बात भी बीजेपी के जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसकी हरकतों से जाहिर हो गई और इसमें बीजेपी बुरी तरह फंस गई और अब सीधा सीधा खतरा आ गया है मोदी की कुर्सी पर। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए की एक बैठक हुई। अब से कुछ मिनटों पहले ही ये बैठक खत्म हुई है, इसीलिए अभी इसके डिटेल सामने नहीं आए हैं कि इस बैठक में क्या चर्चा हुई है। लेकिन जो एजेंडा पहले था उसमें ये बताया गया कि ये जो बैठक है ये अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को लेकर बुलाई गई है। लेकिन ये जो एजेंडा है ये गले से नहीं उतर रहा, क्योंकि अगर वाजपेयी जी की जन्म शती मनाने का कोई कार्यक्रम था तो वो नड्डा जी के घर पर उस बैठक का क्या मतलब था। और कार्यक्रम अगर करना था बीजेपी को तो ये पहले से ये बैठक हो सकती थी। उनकी जयंती के दिन नड्डा जी के घर पर बैठक करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा, और उसमें भी तब जबकि नरेंद्र मोदी खुद इस समय मध्य प्रदेश में है, केन बेतवा लिंक का जो उद्घाटन करने वो पहुंचे हैं। तो ये जो कुल मिलाकर बीजेपी तर्क दे रही थी कि इसलिए नड्डा जी के घर पर बैठक बुलाई गई है, वो तर्क भी अब समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। और बड़ा खेल ये हो सकता है कि कल से कांग्रेस का 2 दिन का जो बेलगावी अधिवेशन है वो शुरू हो रहा है और नव सत्याग्रह कांग्रेस करने जा रही है। और इसके बाद 27 तारीख को परसों कांग्रेस जिस तरह से रैली निकालने जा रही है, जय भीम जय संविधान रैली जो निकालने जा रही कांग्रेस, बीजेपी इसमें खुद को बुरी तरह घिरा हुआ पा रही है। और कांग्रेस की इस रणनीति का जवाब बीजेपी कैसे दे, कैसे खुद को बचाए, कैसे अमित शाह ने जो डैमेज किया है उसको कैसे कंट्रोल करे, मोदी की कुर्सी को कैसे बचाए, शायद इन्हीं सारी बातों पर विचार करने के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई और इसमें एनडीए के अपने सहयोगियों को भी बुलाया। लेकिन इसमें एनडीए के सारे सहयोगी भी नहीं पहुंचे, तो इससे समझ में आ रहा है कि न केवल बीजेपी बल्कि एनडीए का जो किला है वो भी दरक रहा है और इसमें जो दरारें दिख रही हैं वो अब साफ तौर पे महसूस की जा रही हैं। कांग्रेस बीजेपी को इस साल के जाते जाते एक बड़ा झटका दे ही रही है, दे चुकी है बल्कि कहना चाहिए। पहले उसने लोकसभा चुनाव में संविधान को जो संविधान की रक्षा का मुद्दा उठाया था और अब उसने अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाकर बीजेपी के चेहरे को पूरी तरह से जनता के बीच उजागर कर दिया है और बीजेपी इसमें फंस चुकी है। और अब अपने बचाव के लिए उसने ये जो बैठक बुलाई है, क्या ये बीजेपी के लिए कोई इसका कोई फायदा बीजेपी को मिलेगा, या ये कोई डूबते के लिए जो तिनके का सहारा वाली बात होती है, क्या ये चीज यहाँ पर लागू हो सकती है? ऐसे तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, बीजेपी पूरी तरह से फंसी हुई है। शीतकालीन सत्र में बीजेपी का जो हाल दिखा उससे समझ में आ गया कि उसके पास अब खुद को बचाने के लिए कोई रणनीति नहीं रह गई, कोई चाणक्य नहीं रह गया। जो अमित शाह को बोला करती थी वो चाणक्य, उन्होंने तो ऐसा फंसा दिया मोदी को कि आज जेपी नड्डा के घर पर एनडीए की जो बैठक बुलाई गई और कल तक चर्चा थी कि जेपी नड्डा के घर चाय पर चर्चा के लिए एनडीए के सहयोगी आने वाले हैं और इसमें एनडीए के सहयोगी यानी सबसे पहला नाम तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का आता है और उसके बाद बाकी लोगों के नाम भी थे, एकनाथ शिंदे भी आने वाले थे, अजित पवार भी आने वाले थे, ऐसी खबरें थी। लेकिन
अब जो आज जो बैठक हुई उसमें ये नजर आया में दिख रहा है कि चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, दो चार लोग और बैठे हैं, लेकिन ना नीतीश कुमार है, ना एकनाथ शिंदे है, ना अजित पवार है। अमित शाह तो जरूर है वहां पर, लेकिन मोदी तो खुद आज मध्य प्रदेश में है। बिना मोदी के अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मतलब जो शताब्दी जय उस पर बैठक बुलाने का क्या मतलब? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी को अब अपना बचाव करना भी ठीक तरीके से नहीं आ रहा है? मतलब अगर बहाना ही बनाना था बैठक का, या तो पहली बात तो उसको बहाना बनाने की जरूरत नहीं थी। आप देश में सत्तारूढ़ पार्टी हो और एनडीए आपका है, तो आप अपने सहयोगियों को आप कभी भी बुला सकते हो। उसमें आपको ये बहाना देने की क्या जरूरत लग रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी का शताब्दी समारोह उसके लिए हमने बुलाई? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है कि बीजेपी कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है अटल जी की 100वीं जयंती पर। नरेंद्र मोदी खुद पहुंच गए मध्य प्रदेश उद्घाटन करने, आज इस बैठक में भी वो नहीं है। क्या लगता है यहाँ पर कि क्या सारे समीकरण बीजेपी के भीतर और बीजेपी के सहयोगियों के साथ गड़बड़ हो चुके हैं? बिल्कुल समिता जी, बीजेपी के सहयोगियों के साथ भी उसके समीकरण गड़बड़ हो चुके हैं और बीजेपी जिस तरीके से अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए बयान के बाद घिरी हुई है, उसके बाद समीकरण उसके और ख़राब हुए हैं। इस बैठक को आनंद फानंद में बुलाने का समिता जी दो बड़े कारण जो हैं वो समझे जाते हैं। एक तो ये कि कल जिस तरीके से कांग्रेस का बेलगावी में अधिवेशन शुरू हो रहा है 2 दिवसीय, उसमें दो बड़े मुद्दे आएंगे जिन पर जो वहाँ रूपरेखा तैयार की जाएगी एक बड़े आंदोलन की। उसमें एक तो मुद्दा पहले से तय था कि जो ईवीएम मशीनें हैं और चुनाव आयोग की धांधलियाँ हैं उनको लेकर एक होगा, और दूसरा मुद्दा जो जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, संविधान पे चर्चा के दौरान अपमान किया, उसको लेकर भी कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है जो कि देशव्यापी होगा। और अभी उसने 1 सप्ताह का अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाया है। अब चर्चा ये है समित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच नहीं पा रही है कि वो कांग्रेस से और इंडिया गठबंधन से अब पार किस तरीके से पाए। दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गए हैं। ईवीएम मशीनों को लेकर पहले ही सवाल थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब संविधान दिवस पर जो कांग्रेस की जो सभा थी उसमें जब कहा था कि राहुल गांधी एक उसी तरीके की यात्रा निकालें जिस तरीके की यात्रा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी तरीके से अब ईवीएम के खिलाफ और बैलेट पेपर लाओ, इसके लिए एक यात्रा राहुल गांधी देश भर में निकालें। अब अगर इस तरीके की कोई योजना वहाँ से फलीभूत होती है और कांग्रेस इसकी कोई घोषणा करती है समित्रा जी, तो पूरे देश भर में अब चुनाव आयोग की धांधलियों और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के साथ जो दुरभिसंधि है उसके खिलाफ माहौल तैयार होगा और देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। दूसरा कारण जो है वो ये है कि जो अमित शाह ने बयान दिया समित्रा जी, उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने के लिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, कोई भी जो है वो ये बचाव करने सामने नहीं आया कि ये बचाव किया जाएगा अमित शाह का, कि ये बचाव किया जा रहा है। अब ये साफ तौर पर समझा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच नहीं पा रही है कि अमित शाह को कैसे बचाया जाए। अब तैयारियां जो चल रही हैं समित्रा जी, जो कि एक कयास हैं और अंदरूनी सूत्र हैं उनके हिसाब से कयास हैं। कयास ये है कि अमित शाह को बचाया जाएगा और जेपी नड्डा की बलि ली जाएगी, यानी जेपी नड्डा जो है वो अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे। और तैयारी ये चल रही है बीजेपी की कि बीजेपी किसी दलित को जो है अपना अध्यक्ष बनाए, ताकि ये बताया जा सके कि हम तो साहब दलितों का बड़ा सम्मान करते हैं और बाबा साहब के खिलाफ जो अमित शाह ने बयान दिया था वो उससे एक तरह से बचाव हो सके। तो ये तैयारियां थी, तो इसीलिए आनंद फानंद में जेपी नड्डा के घर पे बैठक बुलाई गई। सवाल ये है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है उस पर अगर कोई कार्यक्रम करना था तो उसकी तैयारी के लिए उसी दिन बैठक बुलाई जाती है कि उससे पहले तैयारी की जाती है, ये बड़ा सवाल है। तो अगर एनडीए की बैठक बुलानी थी और कोई कार्यक्रम करना था तो ये तैयारी तो 2 महीना पहले होनी चाहिए थी कि भाई अटल जी की जयंती पर कार्यक्रम होगा, नरेंद्र मोदी उसमें रहेंगे, भव्य कार्यक्रम होगा। दुर्भाग्य ये है समित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सत्ता में लाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कोई बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी दिल्ली से बाहर हैं, यानी कि आप कायदे से अपने उस महापुरुष को भी याद नहीं कर सकते जो आपका महापुरुष है, देश का हो या ना हो वो अलग का मसला है, लेकिन जो आपका महापुरुष है जो पहली बार सत्ता में लेकर आया था, मोदी जी का इतना डर है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो अटल बिहारी वाजपेयी को भी कायदे से याद नहीं कर पा रही है। तो ये जो आज है ये इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा खतरा भारतीय
जनता पार्टी को लग रहा है कि जो कांग्रेस का महाधिवेशन कल हो रहा है 2 दिन का एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी का उनका, उससे क्या कांग्रेस रूपरेखा निकाल कर लाती है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। जी बिल्कुल, बीजेपी की घबराहट अब खुलकर सामने आ गई है और आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, क्योंकि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बीजेपी अपने फायदे के लिए भुनाती रही है, लेकिन हमने देखा है कि आखिरी उनके कुछ वर्ष जो है वो किस तरह से बीते और जब मोदी सत्ता में आए तो कैसे उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डालने में इन लोगों को बिल्कुल देरी नहीं की। और एक और जो नेता है लाल कृष्ण आडवाणी, वो भी मोदी के गुरु ही रहे हैं। आज मोदी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि वाजपेयी जी का आशीर्वाद मुझे मिला। हालांकि ये भी याद आता है कि वाजपेयी जी ने तो उनको राजधर्म निभाने का मशवरा भी दिया था, जिसको उन्होंने नहीं माना था। और उसके बाद अटल जी की डेथ के बाद वो जिस तरह से पूरी उनके अस्थि को लेकर, अस्थि कलश लेकर देश भर में घूमकर अपने आप को सपूत बताने की कोशिश तो की थी मोदी ने, लेकिन अब एक और जो उनके नेता है लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी तबीयत के बारे में क्या कुछ अपडेट है ये भी अब तक सामने नहीं आ रहा है। मतलब लोग बीजेपी की तरफ से कोई इस बारे में बयान नहीं आ रहा, ना बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनके पास मिलते हुए देखा गया है कि उसने जाकर उनके हालचाल लिए हों। तो ये बीजेपी का हाल है। और जिस तरह से आज अटल जी की 100वीं जयंती को बीजेपी चाहती तो जैसे वो कांग्रेस के महापुरुषों को अपना बताती रही है, जो उनके अपने जो 2-4 लोग हैं उनका वो सम्मान इस तरह से कर सकती थी। ठीक है, 10 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी को ये दे दिया गया भारत रत्न, लेकिन अभी जो है आज वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर बीजेपी का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करना, मोदी का दिल्ली से बाहर रहना और नड्डा के घर जब बैठक हो रही है तो उसका कारण ये देना कि वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। तो ऐसा लग रहा है कि वाजपेयी जी को बीजेपी एक ढाल की तरह इस्तेमाल करती है, या जब चाहे उनका नाम ले ले और जब चाहे उनको हटा दे, ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है अमलेंदु जी की बीजेपी की ये जो घबराहट है, क्या इसकी वजह जो अमित शाह का बयान, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो एनडीए की बैठक बुलाई है बीजेपी ने, क्योंकि हमने ये देखा कि पहले जब ये जेडीयू ने उस पर कोई बयान नहीं दिया, टीडीपी जो है वो साथ में खड़ी नजर नहीं आई, और बिहार में बल्कि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर असहज थे ही। आज की बैठक में नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना, और ये देखिए जब जून में सत्ता में आए नीतीश कुमार तब तक आ चुके थे, एनडीए में शामिल हो गए थे। जुलाई में नीति आयोग की बैठक हुई, नीतीश कुमार नहीं आए। अक्टूबर में जो नक्सल प्रभावित राज्यों की जो अमित शाह ने बैठक बुलाई थी मुख्यमंत्रियों की, उसमें नीतीश कुमार नहीं आए। अब दिसंबर में जेपी नड्डा के घर बैठक बुलाई जा रही है, उसमें नीतीश कुमार नहीं आ रहे। ये जो हर 2 महीने में हम नहीं आएंगे वाला जो हिसाब नीतीश कुमार का नजर आ रहा है, इसमें क्या लगता है इधर ही रहेंगे कि उधर चले जाएंगे फिर से? शर्मिष्ठा जी, नीतीश कुमार अभी से बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि बीजेपी जो है उनके साथ वो खेल नहीं करे जो उसने एकनाथ शिंदे के साथ किया। नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए और आप देखिए कि बीजेपी समझ गई है कि नीतीश कुमार का दबाव काम कर रहा है, तो इसीलिए अब बीजेपी की बिहार की बैठक जो है वो हरियाणा में हो रही है जी। यानी बीजेपी के बिहार के नेताओं की बैठक जो है वो हरियाणा में हुई और वहाँ से कहा गया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आज भी जो बैठक बुलाई गई एनडीए की, नीतीश कुमार उसमें नहीं आए, हालांकि उसमें अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की भी सूचना है कि वो नहीं आए। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बारे में भी कोई सूचना नहीं है कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो आखिर ये कैसी एनडीए की बैठक थी, किस किसको बुलाया गया था, ये तो जेपी नड्डा जाने और अमित शाह जाने, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है देश को शर्मिष्ठा जी कि इस एनडीए का संयोजक कौन है। जो सवाल इंडिया गठबंधन से पूछा जा रहा है, तो ये सवाल तो एनडीए से बनता है कि आपका संयोजक कौन है। ये बैठक बुलाई आखिर किसने? तो जेपी नड्डा ने अगर कोई बैठक बुलाई है तो बीजेपी के अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है। तो अगर उसमें एनडीए के घटक दल नहीं पहुंच रहे तो क्यों नहीं पहुंच रहे, ये एक बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है। तो एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और नीतीश कुमार बार बार ये दबाव बना रहे हैं कि जो बीजेपी ने किया एकनाथ शिंदे के साथ, वो नीतीश कुमार के साथ ना कर पाए बीजेपी, इसके लिए उन्होंने अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और अमित शाह के इस बयान के बाद अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भरी संसद में अपमान किया, उसके बाद बीजेपी जो अभी तक चल रही थी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की रणनीति पे काम कर रही थी, वो उसकी रणनीति अब फेल हो गई और इसलिए अब बीजेपी के ऊपर से लेकर नीचे तक सब नेता जो है ये नीतीश का नाम जपते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ललन सिंह जो आज उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा।
विधानसभा का। और इससे पहले केसी त्यागी कह चुके हैं कि एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। तो नरेंद्र मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता नहीं है, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, ये केसी त्यागी बता चुके हैं। तो बहरहाल ये उनका एनडीए का अंदर का मसला है कि कौन सर्वमान्य नेता है कौन नहीं है, नरेंद्र मोदी सर्वमान्य नेता है कि नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने अच्छे तरीके से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब अगर नीतीश कुमार की बातें बीजेपी नहीं मानती है तो नीतीश कुमार की जिसमें पलटी मार लेंगे। बीजेपी चाहती ये थी कि नीतीश कुमार को कम सीटें दी जाएं बिहार विधानसभा चुनाव में, और ये कहा जाए कि जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, ऐसी बीजेपी वहाँ चुनाव ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और चुनाव आयोग के जरिए सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार को भी बताया जाएगा कि आपको बनाया जाएगा। चूँकि 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात तो अजीत पवार भी कह रहे हैं महाराष्ट्र में, तो इसी तरह की बात कुछ नीतीश कुमार को बताई जा सकती है। तो नीतीश कुमार बहुत सतर्क हैं। नीतीश कुमार जो है वो एकनाथ शिंदे नहीं हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटी मारते हैं और नीतीश कुमार का जो अब तक का इतिहास है, और बकौल लालू प्रसाद यादव की नीतीश कुमार के पेट में जो है वो दांत हैं, ये उनका कहना है, लालू यादव का, हमारा नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन उनका कहना है। तो नीतीश कुमार के पेट में जो दांत हैं, तो उन्होंने उन पेट में जो दांत हैं उनसे पहचान लिया है कि बीजेपी क्या क्या कर सकती है, उसकी तैयारियां उन्होंने पहले से शुरू कर दी हैं। और जो नीतीश कुमार बार बार नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए, हाथ छूते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसके पीछे भी रणनीति यही है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारें तो उनके पास कहने को कि हमने तो देखिए साहब बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी के पैर भी पकड़ लिए थे, उनके हाथ भी छू लिए थे, हमारी एक ही मांग थी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, आर्थिक पैकेज दिया जाए, वो नहीं दिया गया, हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिशें हो रही थी, तो हमने जो है वो पलटी मार ली है। ये एक बहाना बना के चला जाए, तो नीतीश कुमार उसकी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। और शायद बीजेपी के सूत्रों के पास जिस तरीके से अमेरिका में व्हाट्सएप जो पेगासस से चुनाव जीता है, शर्मिष्ठा जी, पेगासस पर दंड पड़ा है, तो इसका मतलब बीजेपी के पास शायद यहाँ नीतीश कुमार की भी कुछ सूचनाएं होंगी कि नीतीश कुमार किस तरीके से अंदर ही अंदर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, तब लालू प्रसाद यादव का बयान आया था कि हमको पहले से मालूम था, ये जब गवर्नर से मिलने गए थे, गवर्नर ने इनकी मोदी से बात कराई थी। तो अगर गवर्नर ने मोदी से नीतीश कुमार की बात कराई थी, ये सूचना लालू प्रसाद यादव को हो सकती है, तो नीतीश कुमार किससे क्या बात कर रहे हैं, ये सूचना नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं होगी जी। तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उसकी सूचना भारतीय जनता पार्टी के पास है, और भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई है कि नीतीश कुमार ने अगर विधानसभा चुनाव से पहले कोई खेल कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के सारे खेल धरे रह जाएंगे। और अगर नीतीश कुमार की समझ में ये आ गया कि बीजेपी उनके साथ वही कर सकती है जो उसने एकनाथ शिंदे के साथ किया है, तो बिहार में जो होगा वो बाद में होगा, दिल्ली की सरकार उससे पहले गिर जाएगी। और जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अमित शाह के बचाव में नहीं उतरे हैं अभी तक, उससे बीजेपी को एक बात समझ में आ गई है कि ये दांव उल्टा पड़ गया है और दोनों के पास एक अब मौका मिल गया है बीजेपी से संबंध खत्म करने का। और जो बीजेपी उनको दे सकती है वो उससे ज़्यादा वहाँ इंडिया गठबंधन के साथ भी जाकर ले सकते हैं दोनों ही लोग। एकनाथ शिंदे तो खुलकर जो है वो एक तरीके से अमित शाह से नाराज़गी जता ही चुके हैं। जब वो बाबा साहब की जो दीक्षा भूमि है, दीक्षा स्थल, वहाँ पहुँच गए थे और बाबा साहब की उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी। इसका मतलब कि एनडीए के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है और इसकी सूचनाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आनंद फानंद में ये बुलानी पड़ी है बैठक एनडीए के घटक दलों की, उसमें भी पूरे लोग पहुंचे नहीं हैं। कांग्रेस का अधिवेशन वो एक दबाव बढ़ा रहा है, एनडीए के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो एक दबाव बढ़ा रहा है, और बीजेपी को लगता है कि अगर अमित शाह के बयान को लेकर और चुनाव में धांधलियों को लेकर कांग्रेस की बड़ा आंदोलन खड़ा करती है, ऐसे में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे, इनके सामने संकट होगा कि वो अमित शाह के बचाव में किस तरीके से आएँ और चुनावी धांधलियों के मसले पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े हों। क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी वही खेल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ कर सकती है जो उसने एकनाथ शिंदे के साथ किया। तो बीजेपी के तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के अधिवेशन से पहले बीजेपी बहुत ज़्यादा घबराई हुई दिखाई पड़ती है और इसी नड्डा जी के घर पर ये बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल, बीजेपी एक नहीं कई मोर्चों पर एक साथ घिरी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ अंबेडकर जी के अपमान का मसला तो है ही, और अमित शाह का जो अभी तक ये अकड़ जो उनकी दिख रही है जिसमें कि हम माफी नहीं मांगेंगे वाली जो बात है, ये बीजेपी के लिए मुश्किलों को और बढ़ा रही है। और उसके अलावा चुनाव आयोग या ईडी, इन तमाम संस्थाओं का जो बेजा इस्तेमाल करती आई है बीजेपी, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इधर सबसे बड़ा डर तो दिख रहा है फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर, और ये डर शुरू हुआ, देखिए स्क्रीन पर अभी ये तस्वीरें भी आ रही, चंद्रबाबू नायडू तो बिल्कुल बैठे हुए हैं
और लेकिन नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे, कुछ और चेहरे हैं एनडीए के, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़े दल नहीं है। जो असली बड़े दल तो दो ही हैं, जिसमें एक होते हैं चंद्रबाबू नायडू और दूसरे 16 सांसदों के साथ जेडीयू। लेकिन नीतीश कुमार का ना पहुंचना इस बैठक में कई बड़े संकेत देता है। और अभी कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल पे अमित शाह ने ये कहा था, जब उनसे बिहार चुनाव को लेकर सवाल हुआ था कि वहां चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा था ये तय करने का अधिकार बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी और नीतीश कुमार की पार्टी का है, हम सभी दल मिलकर ये तय करेंगे। अभी तक तो नीतीश कुमार 15 साल से बीजेपी मतलब बिहार में है, वो राज कर रहे हैं। गठबंधन मतलब उनके बदलते रहे हैं, कभी वो एनडीए के साथ जाते हैं, कभी महागठबंधन, लेकिन कुर्सी उनके पास रहती है सीएम की। अब जो है उस कुर्सी पर ही नीतीश को मतलब अमित शाह ने सवाल उठा दिया और ये कह दिया कि ये तो हम हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी। तो इस पर जो जेडीयू के बड़े नेता हैं संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, इन दोनों ने कहा नीतीश कुमार इतने मजबूत हैं कि उनको सहारे की जरूरत नहीं है। ये तुरंत इन लोगों का जवाब आया था। और इस पर फिर जब बीजेपी को लगा कि मामला बिगड़ सकता है, तो जो बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि अगला चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। और अब जो है देखिए, ये जो पोस्टर दिख रहा है 2025 में फिर से नीतीश कुमार, ऊपर लिखा है एकजुट एनडीए बिहार, 2025 में फिर से नीतीश कुमार। ये पोस्टर जारी हो गया है जेडीयू की तरफ से। और इस तरह के और भी पोस्टर्स हैं जिसमें नीतीश कुमार मोदी के साथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन लाइन जो चल रही है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार। एक और नारा चला अभी, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, ये एक और नारा जेडीयू ने दिया है। तो अमलेंदु जी, अब ये नारा और ये जो पोस्टर पॉलिटिक्स है, इसके जरिए क्या नीतीश कुमार ने ये बता दिया है कि अगर बीजेपी इसमें मतलब अभी वो यहाँ पर एक बड़प्पन दिखा रहे हैं कि ठीक है मोदी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अगर कहीं बीजेपी कोई गड़बड़ करती है या अमित शाह फिर ऐसा कोई बयान देते हैं, तो फिर ये तस्वीरें बदल जाएंगी, नारा वही रहेगा 2025 में फिर से नीतीश कुमार। क्या ऐसा कोई संकेत यहाँ पर नीतीश कुमार ने दे दिया है? और दूसरी बात, अमित शाह और मोदी, इन दोनों के बीच में क्या पूरा तालमेल गड़बड़ हो चुका है? क्योंकि आज की भी बैठक में मोदी नहीं रहे, अमित शाह रहे। अमित शाह के बयान पर मोदी ने उस दिन ट्वीट तो कर दिया, लेकिन जो उनको इस्तीफे की मांग है या कुछ है, उस पर लेकर कहीं कोई उन्होंने मैसेज नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, चुप बिल्कुल लगाकर बैठे हुए हैं। और इधर अमित शाह अपनी अलग अकड़ दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव में भी हमने यही देखा था, यहाँ पर अभी बिहार चुनाव आ रहा है, तब भी हम यही देख रहे हैं। क्या बीजेपी में ये जो दोनों बड़े नेता मोदी शाह चलता रहता था, अब क्या अलग अलग होने की राह पर नजर आ रहे हैं? या अगर वो एक हैं तो फिर एक दूसरे के को फंसाने के काम कर रहे हैं क्या? ये क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए सर मित्रा जी, एक तो जो अमित शाह क्या मसला है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जो ये चल रहा है बिहार में और जिस तरीके से पोस्टर जारी कर दिया गया जेडीयू की तरफ से कि 2025 में फिर नीतीश कुमार, और किस तरीके से दबाव में आई भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता जो हरियाणा में जाकर कहने लगे कि 2025 का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भाई जब अमित शाह कह चुके कि पार्टी का संसदीय दल तय करेगा और उधर नीतीश कुमार का तय करेगा, तो बीजेपी के बिहार के नेताओं को कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इसका मतलब कि मामला गड़बड़ है और नीतीश कुमार तैयारी कर चुके हैं बीजेपी को से अलग होने की, और सिर्फ एक मौके की तलाश में है कि, और शायद इस फिराक में है कि बीजेपी इसकी पहल करे नीतीश कुमार से अलग होने की, ताकि नीतीश कुमार जो अभी तक कहते रहे कि अब हम इधर आ गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तो फिर कह सकेंगे भाई हम तो जाना नहीं चाहते थे, ये खुद ही हमको छोड़कर चले गए। तो इसका इंतजार कर रहे हैं। इधर बीजेपी इंतजार कर रही है कि इतना नीतीश कुमार को परेशान कर दिया जाए कि नीतीश कुमार खुद भागकर चले जाएँ, तो बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर हो सके कि हम तो साहब इनको बनाना चाहते थे, ये खुद ही छोड़कर भाग गए। तो दोनों जो है पहले आप वाली स्थिति में पहुँच गए हैं कि पहले आप जो है पहल कीजिए, पहले आप पहल कीजिए, इस पर दोनों पहुँच गए हैं। तो नीतीश कुमार का मसला तो ये है। और आज नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह जब पहुंचे हैं इस बैठक में, तो इससे पहले उन्होंने बाहर प्रेस से बात की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। अब अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो लड़ा जाएगा, लेकिन वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो महागठबंधन से लड़ा जाएगा, यानी इंडिया गठबंधन से लड़ा जाएगा कि एनडीए से लड़ा जाएगा, ये अभी कुछ साफ बात नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा इतना साफ है। यानी नीतीश कुमार अगली पारी मुख्यमंत्री के तौर पर खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं।
बीजेपी अगर उनकी शर्तें मानती है तो ठीक है, वरना उनके दूसरे रास्ते खुले हुए हैं, इसका मतलब इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए समिता जी, यहाँ है क्या, बीजेपी ने बीच में बहुत कोशिशें की कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को दबाव में लिया जाए और नीतीश कुमार की छुट्टी कर दी जाए। और जो गिरिराज सिंह की यात्रा निकली वो एक तरीके से वही दबाव बनाने का प्रयास था कि सांप्रदायिक माहौल इतना बना दिया जाए कि नीतीश कुमार बैकफुट पर आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी वहाँ टेक ओवर कर सके। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत चालाकी के साथ बीजेपी के सारे बल्ब जो थे वो फ्यूज़ कर दिए, और बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो अकेले जाती है तो नीतीश कुमार उसके लिए किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार की उम्र अब चूंकि ज़्यादा हो चुकी है तो उनका वोट बैंक है उस पर कब्जा करना आसान रहेगा, तो इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा करने की कोशिशें भी हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें अंदर से चल रही हैं। नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं, तो नीतीश कुमार के साथ आसानी से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कोई खेल नहीं कर पाएगी। दूसरा जो सवाल आपका समिता जी था कि क्या मोदी और शाह के बीच में कुछ अनबन चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, निश्चित तौर पर जो चीज़ें सब सामने आ रही हैं उससे ऊपर से आभासी लगता है कि मोदी और शाह के बीच अब केमिस्ट्री ठीक ठाक नहीं रही है। और उसका कारण ये हो सकता है समिता जी, शायद जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं इसके पीछे जड़ असली वजह वो हो सकते हैं, उनकी वजह से मोदी और शाह के बीच में संबंध शायद खराब हो रहे हैं। क्योंकि अमित शाह की जो उपयोगिता थी वो अमित शाह की उपयोगिता यही थी कि सरकारें कहीं विपक्ष की बन जाए तो उनको तोड़ ताड़ के और बीजेपी सरकार बना ली जाए। दूसरे नेताओं को परेशान करना हो तो ईडी सीबीआई के सहारे लेकर के जो कॉन्स्पिरेसी सब करनी है वो सब अमित शाह करें। तो अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य थे तो वो इन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से चाणक्य थे जो वो करते थे। लेकिन जब अब राजीव कुमार साथ में हैं नरेंद्र मोदी के, तो अमित शाह की आवश्यकता क्या है भाई? विधायक खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। जब राजीव कुमार सारा इंतजाम कर ही देंगे और महाराष्ट्र में सरकार इस तरीके से बनी जाएगी तो अमित शाह की जरूरत क्या है कि कहीं और से विधायक खरीद कर लाओ? तो अमित शाह का काम क्या रह जाएगा? तो अमित शाह भी इस बात को समझ रहे हैं कि राजीव कुमार ने जिस तरीके से काम किया है, वफादारी निभाई है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से, तो अमित शाह के अब नंबर वहाँ कम हो गए हैं। तो ये एक संघर्ष हो सकता है कि राजीव कुमार की वजह से अमित शाह के नंबर कुछ कम हो रहे हैं और अब अमित शाह को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अब उनको डिच करने वाले हैं। ये भी अंदरूनी तौर पे हो सकता है, क्योंकि उस घटना के बाद से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक साथ दिखाई नहीं पड़े हो। कहीं हो तो मुझे जानकारी नहीं है कि आए हों, जो राज्यसभा में अपमान किया अमित शाह ने उसके बाद से। और कहा यह भी जा रहा है समिता जी कि जो भाषण अमित शाह ने पढ़ा वो नरेंद्र मोदी के लिए लिखा गया था और नरेंद्र मोदी का भाषण अमित शाह ने पढ़ा। तो यानी कि अमित शाह के मुंह से नरेंद्र मोदी ने वो बातें कहलवाईं, और अगर नरेंद्र मोदी खुद होते तो वो कहते तो इस्तीफे की मांग नरेंद्र मोदी की उठती, तो इसलिए अमित शाह की इस्तीफे की मांग उठ रही है। तो अभी बैकअप देकर एक तरीके से पीछे से अमित शाह को थोड़ा ये बताने की नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आंदोलन बढ़ता है, कांग्रेस के अधिवेशन से कोई बड़ी चीज़ निकल कर आती है, तो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो है वो गृह मंत्री पद से बली भी ले सकते हैं। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि चर्चा ये है कि अमित शाह के पीछे अभी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, क्योंकि उसे बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर के मसले पर उसका ऑफिशियल स्टैंड वही था जो अमित शाह ने संसद में कहा। इसलिए जेपी नड्डा को हटाकर उनकी जगह कोई दलित जो है वो अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चाएं भी चल रही हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी के भीतर अभी बहुत सारा अलग अलग स्तरों पर अंतर विरोध भी देखने मिल रहा है, परेशानियां भी देखने मिल रही हैं, और इन सब परेशानियों से बीजेपी कैसे निकलती है या कांग्रेस उसके लिए और परेशानियां खड़ी कर देती है, ये कल पता चल ही जाएगा जब कांग्रेस की जो एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की जो बैठक कल बेलगावी में बेलगावी अधिवेशन के 100 साल यानी महात्मा गांधी की अध्यक्षता के 100 साल पूरे होने पर कांग्रेस कल से जो नव सत्याग्रह 2 दिन का वो जो शुरू कर रही है, और उसके लिए जयराम रमेश ने पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश की हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि इस दिन का क्या ऐतिहासिक महत्व है और कांग्रेस इसको किस तरह से अब देश की राजनीति को नई दिशा देने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। और इसके बाद जयराम रमेश ने एक जो महत्वपूर्ण बात ये कही कि 2.5 साल पहले जो उदयपुर का चिंतन शिविर था उसमें भारत जोड़ो यात्रा उस पर विचार हुआ था, और चूंकि खड़गे जी बोल चुके हैं कि अब ईवीएम को लेकर भी एक ऐसी यात्रा करनी चाहिए, और जाहिर है राहुल गांधी इसका नेतृत्व करेंगे। और कल से जो 2 दिन का अधिवेशन शुरू हो रहा है और इसमें एक तो ईवीएम को लेकर जो कोई रूपरेखा तैयार हो सकती है बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर, और दूसरी बात जो एक नारा उसमें जय भीम जो जिस तरह से जोड़ा गया है, ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अब अंबेडकर सम्मान को लेकर पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल उसने शुरू कर ही दिया है और इस मुहिम को वो और आगे बढ़ाने वाली है। बीजेपी के लिए यहीं पर सबसे ज्यादा मुश्किल है, और ऐसे में चुनाव आयोग भी बीजेपी के लिए कहां तक मददगार साबित होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है
क्योंकि अब कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट चले गई है। आज एक रिट दायर की जयराम रमेश ने इस बारे में जानकारी दी है। उनका ट्वीट है, देख लेते हैं उस ट्वीट को। जयराम रमेश लिखते हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट यानी याचिका दायर की गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में तो विशेष रूप से नहीं, जब वह संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। यहाँ पर कांग्रेस का ये कदम बीजेपी के लिए और साथ साथ चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा वो उसको मतलब क्या कह सकते हैं निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव आयोग के सिफारिश पर केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया था, 2 दिन पहले हमने इस पर चर्चा की थी कि कैसे नियम जो 93(2)A उसको बदल दिया गया कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। और चुनाव आयोग के जो तर्क थे बड़े हास्यास्पद थे कि 1961 में जब ये नियम बना था तब इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस तरह से सीसीटीवी वगैरह की व्यवस्था थी ही नहीं, तो उसमें ये नियम में ये शामिल नहीं था, इसीलिए अब हम उसको नहीं दे सकते। ये उसका तर्क था। और दूसरा तर्क ये था कि एआई वगैरह के इस्तेमाल से और डेटा बाहर भेजा जाएगा और सारी छेड़छाड़ हो सकती है, तो वोटरों की सुरक्षा के लिए हमने ये कदम उठाया है। हालांकि ये कदम उठाने से पहले मोदी सरकार को तमाम राजनीतिक दलों को भरोसे में लेकर या उनसे चर्चा करने के बाद ही कोई संशोधन करना चाहिए था, क्योंकि चुनाव अकेले बीजेपी का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। तो ठीक है, आप हर एक नागरिक के पास जाकर उसकी राय तो नहीं ले सकते, लेकिन उन नागरिकों का जो प्रतिनिधित्व करने पहुंचे हैं संसद में, जो तमाम दल के नेता सांसद, उनसे तो आप चर्चा कर ही सकते थे। पर मोदी सरकार की जो मनमानी है यहाँ दिखी, और उसने ये सोचा था कि हम संशोधन करेंगे और फिर मामला रफा दफा होगा, क्योंकि हरियाणा हाई कोर्ट ने जो कहा है कि आप दीजिए वो सारी जानकारी हरियाणा चुनाव की, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो दीजिए, तो वो अब देने से भी वो बच जाएगा चुनाव आयोग। यानी जो भी चोरी अगर हुई है वो चोरी अब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने अपनी खाल बचाने के लिए और मोदी सरकार को बचाने के लिए एक काम तो कर लिया, लेकिन अब जो जयराम रमेश ने जो लिखा है अमरेंदु जी कि हम पहुंचे, और उसमें जो उन्होंने कड़े शब्दों में जो सारी बातें लिखी हैं कि हम आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकते, ये जो साफ साफ चेतावनी है बीजेपी के लिए और साथ साथ चुनाव आयोग के लिए। बीजेपी कितने मोर्चों पर सामना कर पाएगी और कहां तक ये तिकड़ में लगा पाएगी? कहीं ना कहीं तो दी एंड होना है। बिल्कुल समिता जी, दी एंड होना है कहीं ना कहीं पे। और ये सारी तिकड़में जो है वो लंबे समय तक काम नहीं आती हैं, और चूंकि तिकड़में अब खुलने लगी हैं, जाहिर सी बात है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था चुनाव आयोग को कि आप वो सारा डाटा उपलब्ध कराइए याचिकाकर्ता महमूद प्राचा एडवोकेट को, उससे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की धांधियाँ खुलकर सामने आ जाती। चूँकि अगर आपने 8% से लेकर 10% तक वोट बढ़ाए हैं तो वो आसानी से तो नहीं बढ़ गए होंगे, वो वोट जो आप बढ़े हैं तो वो लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी। आरोप यह है सर मित्रा जी कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 से लेकर 50,000 तक फर्जी वोट बढ़ाए गए, और मतलब वोटर लिस्ट में बढ़ाए गए, और जो डाटा बढ़ जाता है 10% और 8% का, वो वही होता है, वो फर्जी वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिए जाते हैं। इसी के दम पर लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, और इसी के दम पर हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकारें बनी। इस तरीके के आरोप विपक्षी तब से लगाए जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का, महाविकास अघाड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल बाकायदा चुनाव आयोग से जाकर मिला था और उसको शिकायत की थी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 से लेकर 25,000 तक जो है वो फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। और बाद में ये आया भी कि जो 50 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जिनमें 25,000 से ज़्यादा जो थे वो वोट बढ़ाए गए, और उनमें से 47 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी जीत कर आए। यानी
इस तर्क के पीछे ये प्रमाण है कि किस तरीके से वहाँ घपलेबाजी हुई है महाराष्ट्र में और हरियाणा में। तो ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब बीजेपी जो कर रही है तो वो कई मोर्चों पर उसे लड़ना पड़ रहा है। चुनाव की धांधलियाँ वो सामने आ रही हैं। ईडी की नकेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कस दी कि आप कोई भी जो है किसी की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप डाटा ना कॉपी कर सकते हैं, ना आप उसे पढ़ सकते हैं और ना उसे आप मजबूर कर सकते हैं कि साहब वो खुद अपने खिलाफ गवाही दे व्यक्ति। तो ईडी जो एक तरीके से जो हथियार था बीजेपी का वो हाथ से निकल आ रहा है अगर चुनाव आयोग इतनी सख्ती कर देगा। तो अरविंद केजरीवाल से लेकर और तमाम केसेस जो है न्यूज़ लॉन्ड्री तक का और अमेजन तक के सारे केसेस जो है वो सब खत्म हो जाएंगे। ईडी फिर कुछ कर नहीं पाएगी। तो ये दिक्कत आ रही है। इधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मसले को लेकर जिस तरीके से अमित शाह ने फंसा दिया तो एक मोर्चा वो खुल चुका है। इधर कांग्रेस का अधिवेशन जो है वहाँ से वो ईवीएम मशीनों चुनाव आयोग की धांधलियों के खिलाफ जो आंदोलन की घोषणा होने वाली है ये भी है। तो कई मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के पास खुले हुए हैं। और उधर जो खबरें आ रही हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच भी सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है और एनडीए में भी जो घटक दल हैं उनके बीच में सब सही नहीं चल रहा है। इसको लेकर बीजेपी में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे परेशानियां जो हैं वो साफ तौर पर अभी देखी जा सकती हैं। अब देखना ये है कि कितने समय तक ये सब चीज़ें सतह पर खुलकर सामने आती हैं, लेकिन सतह के नीचे जो है बहुत कुछ खत बता रहा है सर। जी बिल्कुल, जैसा कोई अंदर अंदर एक सुषुप्त ज्वालामुखी जिसको हम लोग कहते हैं कि वो धधकता रहता है और कभी भी फट सकता है। इस समय बीजेपी की हालत ऐसे ही हो रही है। और जिन मोर्चों का आपने जिक्र किया उसके अलावा 2-3 मोर्चे और हैं। एक तो जैसा संघ प्रमुख मोहन भागवत के जो बयान आ रहे हैं और उस पर जो धर्माचार्यों की जो टिप्पणियां, कल हमने इस पर चर्चा की थी। इसके अलावा सबसे बड़े मोर्चे तो अभी बिहार और दिल्ली चुनाव हैं। और दिल्ली चुनाव को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि आज की बैठक में एक तो वन नेशन वन इलेक्शन पर भी जो बीजेपी फंस गई, वहां पर उसको भी अब उसको देखना है कि कैसे वो उस पर बचे। और अब जो ये बिहार और दिल्ली चुनाव, इनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि आज की बैठक में, हालांकि हमको चिराग पासवान भी नहीं दिखे, उनको भी आना चाहिए था, अगर एनडीए के वो साथी हैं तो वो भी नहीं नजर आए। और ये कहा जा रहा है कि लोजपा जो है वो यहाँ पर दिल्ली में अब उन जगहों पर अपने सीटें मांग सकती हैं जहां पूर्वांचली बड़ी संख्या में है। तो अभी दिल्ली में बीजेपी कैसे अगर पूरी सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेगी या लोजपा की मांग पर उसको देगी कुछ सीटें या जेडीयू की मांग पर कुछ सीटें देगी, ये देखना होगा। और उधर बिहार चुनाव को लेकर भी खबर यह है कि वहां पर पशुपति पारस से कैसे निपटा जाए या उनके साथ क्या अब रुख अपनाया जाए, ये चिंता भी बीजेपी को लग रही है। तो अमलेंदु जी, इन 2 मोर्चों पर क्या कहेंगे कि चिराग पासवान और पशुपति पारस, इन दोनों को कैसे संभालेगी बीजेपी? और अगर दिल्ली चुनाव में भी जेडीयू और लोजपा अपनी अपनी सीटें मांगते हैं और उधर चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ कोई बहुत अच्छे टर्म्स तो रहे नहीं, पिछले चुनाव में तो वो खिलाफ ही उन्होंने खड़े किए थे अपने प्रत्याशी। तो इस बार पशुपति पारस के साथ साथ चिराग पासवान और नीतीश कुमार, इन सबको कैसे संभाल पाएगी बीजेपी? देखिए समिता जी, हालांकि अमित शाह के मसले पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है वो तो अमित शाह के समर्थन में दिखाई पड़े थे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ तैयारी कर रहे हैं पशुपतिनाथ पारस, तो उससे बीजेपी जो है वो चिंतित है कि अगर पशुपतिनाथ पारस कोई खेल करते हैं तो चिराग पासवान के साथ लेकर जो बीजेपी करना चाहती है वो थोड़ा नुकसान होगा। असल में एनडीए में बिहार में काफ़ी ज़्यादा आपस में तनाव है। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की नहीं बनती, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की नहीं बनती, चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस की नहीं बनती, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की नहीं बनती, पशुपतिनाथ पारस और नीतीश कुमार की नहीं बनती, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की नहीं बनती। तो ये सारे जो एक तरीके से जो है जो शंकर जी की बारात है वो जो इकट्ठी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की है, तो उनमें आपस में नहीं बन रही, तो आपस में सब एक दूसरे के सिर्फ चौगुल में लगे हुए हैं। तो बीजेपी को लगता है कि चूंकि लोकसभा चुनाव में तो चलिए ये हो गया कि मोदी जी के नाम का है, ठीक है, किसी को एक आध सीट मिली नहीं मिली तो उसको सबने बर्दाश्त कर दिया, लेकिन विधानसभा में कोई भी अपनी ताकत कम करना नहीं चाहेगा, चाहे वो पशुपतिनाथ पारस हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो। यानी इनमें से कोई भी अपनी ताकत किसी भी तरीके से कम करना नहीं चाहेगा। और अगर ये अपनी कोई भी ताकत कम करना नहीं चाहेंगे तो सब भारतीय जनता पार्टी पे ही दबाव डालेंगे। नीतीश कुमार अपने हिस्से से कुछ नहीं देंगे, बल्कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से से चाहते हैं। उनको मिले, पिछली बार उन्होंने समझौता कर लिया था कम सीटों पर लड़ने का, और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दबाव बनाने की कोशिशें की, तो ये सारी चीज़ें सब सामने आ गई। तो इसलिए अब वहाँ काफ़ी ज़्यादा संकट में भारतीय जनता पार्टी इस मसले को देखते हुए नज़र आती है। तो बिहार काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है और देखना ये है कि बिहार में एनडीए जो कहलाता है वो अपने स्वरूप में जिसमें आज है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो कौन किसके खिलाफ भितरघात करेगा, ये देखना होगा। क्या
अंदरूनी जो चर्चाएं थी कि जब पिछले विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाया चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को, क्या इस तरीके की चीज़ें भी अब होंगी? इधर जो वहाँ पशुपतिनाथ पारस को जो दफ्तर अलॉट था वो दफ्तर उनसे छीन लिया गया। वो कह रहे हैं कि हमारी राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी, हमसे ऐसे कैसे दफ्तर छीना जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ किसको अपने साथ रखती है, किसको अपने साथ नहीं रखती है। चूँकि पशुपतिनाथ पारस जो है वो लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से उनको बीजेपी ने धोखा दिया, उससे काफ़ी ज़्यादा चोट खाए हुए हैं और अब वो किसी भी हाल में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। अगर पशुपतिनाथ पारस भी अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं, तब बीजेपी क्या करेगी? तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं। तो बीजेपी अभी बहुत फूंक फूंक कर बिहार में कदम रख रही है और सबसे ज़्यादा वो नीतीश कुमार को देख रही है कि नीतीश कुमार जो है वो क्या दांव चलते हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का रास्ता नीतीश कुमार ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल, चुनाव जो होता है बड़ा सटीक वो एक समय होता है, जबकि हिसाब किताब करने के लिए, और जिन जिन को भी हिसाब किताब क्लियर करने हैं वो सारे लोग बीजेपी के सिर पर चढ़कर बैठेंगे। ये माहौल इस समय नजर आ रहा है। और आज अटल जी की 100वीं जयंती पर बीजेपी चाहती तो पूरे देश में कार्यक्रम करके और इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाकर कोई एक अलग ही लाइन खड़ी कर सकती थी, लेकिन यहाँ भी बीजेपी चूक गई। उसके रणनीतिकार फिलहाल इसी माथापच्ची में लगे हैं कि कैसे अमित शाह को बचाया जाए या उनसे जो डैमेज हुआ है उसको कैसे उसकी भरपाई हो सके। बीजेपी फिलहाल इसी में लगी है। आज जेपी नड्डा के घर हुई बैठक इसका प्रमाण है। चाय पर चर्चा होनी थी, हमें नहीं मालूम कि चाय पर चर्चा के साथ साथ और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अब इसकी जानकारी जैसे सामने आएगी तब उस पर और चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल ये नजर आ रहा है कि कल कांग्रेस जो बड़ा अधिवेशन कल से उसका शुरू हो रहा है 2 दिन का, और उसमें कांग्रेस ने अभी पिछले 1 सप्ताह से जो माहौल बना दिया है और आगे मतलब इस साल के जाते जाते और नए साल के आने के साथ ही एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है कांग्रेस। और इसमें बीजेपी के हाथ पैर पहले से फूल चुके हैं। वो डर रही है कि अब न जाने वो अपनी कुर्सी को किस तरह बचाएगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी हर तरफ से घिरी हुई है और देखना होगा कि ये साल जाते जाते बीजेपी के लिए क्या छोड़कर जाता है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े।